प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची एक तरफ बारिशों से डूबा हुआ है और उस पर कुछ सियासी बयानात इस नौयत के आ रहे हैं कि जो शायद इस मौके पर नहीं आने चाहिए, यानी एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। अगरचे जाहिर है वहाँ पर जो जमातें हुकूमत करती रही हैं किसी न किसी कैपेसिटी में, चाहे वो सूबाई हुकूमत में हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में हो, वो किसी न किसी तरह से ज़िम्मेदार तो हैं। लेकिन बहरहाल कराची शहर जिस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि एयरपोर्ट डूबा हुआ है, एयरपोर्ट के बाहर अतराफ़ का सारा इलाका डूबा हुआ है, अगर कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी है उसमें कोई सवार बैठा है तो वो गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी पानी से भर गई है और सवार उसके अंदर मौजूद है। मोटरसाइकिलें डूबी हुई हैं। अगर मतलब इस कदर पानी सड़कों पर मौजूद पिछले 24 घंटों में रहा है। कल रात को जो कराची शहरियों की सूरत हाल थी वो बहुत ही अफसोसनाक थी कि लोग दफ्तरों से बाहर निकले और फिर घंटों फंसे रहे। रात 2-2 बजे तक लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सके थे। इस तरह की सूरत हाल रही। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ये इस तरह की बारिश है कि जिसका कोई किसी के पास हल ही नहीं था? यानी इतनी बारिश हो गई कि यहाँ से पानी निकल नहीं सकता था और घंटों पानी का खड़ा रहना लाजिम था। क्या इस तरह की बारिश हो गई है या फिर पानी के रास्ते बंद हो गए हैं, पानी का रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है? एक तो ये बात, इस पर बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बयान दिया और उस बयान पर काफ़ी डिजिटल मीडिया पर बहस हो रही है। इतनी बहस हुई कि शेख वकास अकरम को उस पर वजाहत जारी करना पड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि 9 मई गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, उस पर अफसोस है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ट्रायल ठीक नहीं हुआ। लेकिन बैरिस्टर गौहर के पहले हिस्से को लेकर डिजिटल मीडिया पर बहुत तनकीद हुई या उस पर बहुत बात हुई, जिसके नतीजे में शेख वकास अकरम को, यानी पार्टी की तरफ से वजाहत जारी करना पड़ गई है और कहा गया है कि हम अपने मौके पर कायम हैं। अगर कुछ और मतलब लिया जा रहा है बैरिस्टर गौहर की बात का तो ये ना लिया जाए। यानी मुआफ़ी मांगना, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाँ ज़ेर गौर ही नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ और हलकों का भी शेड्यूल अब जारी हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक फैसला नहीं कर पा रही कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। आज भी शायद इस पर कोई मीटिंग होना थी या होना है। पीटीआई इस पर फैसला करेगी। दोनों आरा पीटीआई के अंदर पाई जाती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम तजवीज़ किया है और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उनका नाम क्या अपोजिशन की दीगर जमातों को भी काबिल कबूल है? ये भी एक अहम सवाल है। मेरे साथ शाहिद खट्टक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खट्टक साहब, आपको खुशामदीद। मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान से। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। कराची में जो सूरत हाल है उस पर MQM पाकिस्तान ये समझती है कि इसके ज़िम्मेदार बाकी सियासी जमातें भी हैं, जिनमें बिलखुसूस जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नाम ले रहे हैं। शाहिद खट्टक साहब, अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं और बहुत तबाही भी हुई है, लेकिन बहरहाल कराची में जो सूरत हाल है उसकी नौयत फ़र्क है और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी सूरत हाल की जो नौयत है वो मुख्तलिफ है। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि आप भी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप कहाँ हैं? 3 टाउन आपके पास भी हैं, PTI के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहली बात ये, असद साहब के नेशनल डिज़ास्टर्स के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए होती, क्योंकि देखिए लोग आफत में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं और हम इधर उन इश्यूज़ के ऊपर सियासत खेलते रहते हैं। 2 बल्कि 3 के अकसाम के सैलाब हैं। एक आपका है जो बुनेर में हुआ, सवाबी में हुआ, जिसमें क्लाउड ब्रस्ट हुआ, ठीक है, वो जिसको बिजली बोलते हैं, जो आसमानी बिजली होती है, आसमानी क्लाउड जो है वो गिरा। देखिए वो एकदम पानी आता है, वो विदिन सेकंड्स जो है सब हर चीज़ बहा ले जाता है। सेकंड, दरियाओं के किनारे या तजावजात करना, या पंजाब में जिन वडेरों ने कब्जे बना के बंद बांधी हुए हैं अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पानी जो है वो देहातों के ऊपर छोड़ देते हैं वो। और नंबर 3 वो सैलाब होता है कि जो शहरों में जो आपका सीवरेज सिस्टम होता है उसके ऊपर आप काम नहीं करते, आपने उसको डेवलप नहीं किया होता, तो ये 3 चौक कर जाता है। तो अगर ये सीवरेज सिस्टम की वजह से किसी भी शहर में सैलाब आता है तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई हुकूमतें, ज़िली हुकूमतें, ये उसकी रिस्पॉन्सिबल है।
ये उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो अभी अगर कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, वहां पे जो सीवरेज सिस्टम है वो चौक है, तो फिर तो ये सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी नाहिली है जो पिछले 40 साल से सिंध के ऊपर काबिज है। और रही बात हमारे टाउन मेंबर्स कराची में, उन बेचारों की क्या हैसियत है कि बल्दियाती मेंबरान जो है उनके पास इख्तियार कहाँ का होता है, उनको इख्तियार देता कौन है? यही बहाना तो सारी उम्र एमक्यूएम भी करती रही है कि हमारा मेयर तो है मगर हमारे मेयर के पास इख्तियार नहीं है। फिर हम एमक्यूएम से कहते थे कि अगर आपके मेयर के पास इख्तियार नहीं है तो उसे चाहिए कि सीट छोड़ दे। देखिए अभी वो तो अवामी मैंडेट होता है, आप छोड़ तो नहीं सकते ना, अवाम ही आपको इलेक्ट करती है, ये अवाम की चॉइस होती है। यही हमारी लड़ाई है इस मुल्क में कि जो अवाम की चॉइस हो, अच्छी है बुरी है, अवाम उसका एहतसाब करेगी। मगर फिर पीटीआई जब वसीम अख्तर से मुतालबा करती थी तो इसका मतलब है कि वसीम अख्तर से भी ये मुतालबा गलत किया जाता देखिए था। वसीम अख्तर से अगर मुतालबा करते थे तो वो इस बुनियाद के ऊपर, देखिए कराची का अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं या जो पैसे लेते हैं। देखिए कराची के मेयर का और दूसरे अजला के मेयर के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी रेवेन्यू नहीं होती। वहां पे बड़े बड़े मार्केट्स हैं, वहां पे जो TMAs हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके अपने इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उससे काम कर सकते हैं। तो एक तो ये कि अगर वो पैसे सही नहीं यूटिलाइज हो रहे तो फिर मेयर रिस्पॉन्सिबल है, मेयर की जिम्मेदारी है। और तहरीक इंसाफ हमने तो 3-3.5 साल हमारे टुन्योर में हमारे गुजरे, जितने हमारे कराची से MNS थे उन्होंने कराची में रिकॉर्ड साज काम किए थे। आप किसी से भी जाके कराची में पूछे कि जो कराची के नुमाइंदे थे इलेक्टेड, सबसे ज्यादा काम किसने कराया, आपको उसमें सैफुर रहमान का नाम मिलेगा, आलमगीर का मिलेगा, अताउल्ला का मिलेगा, हमारे और जो MNS थे कराची से उनके आपको नाम नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने अपने हल्कों में काम कराए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये सीवरेज सिस्टम के ऊपर काम किया। देखिए अगर अभी आप कराची और बुनेर को कंपेयर करेंगे तो आप ज्यादा करेंगे। नहीं ऑब्वियसली, मैंने तो पहले कहा कि इसकी नोयत और उसकी नोयत में फर्क है। देखिए सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये कि इस मुल्क में एक लीडर आया जिसका नाम इमरान खान था, जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया, बिलियन ट्री सोनामी का कंसेप्ट लेके आया, उसमें दरख्त लगाए, दरख्तों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने जंगलात को हमने बढ़ाना कैसे। इमरान खान साहब ने कंसेप्ट दिया कि चंगा मंगा के बराबर हमने 2 जंगलात बनाने, क्योंकि हम 20% डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं इस मुल्क के अंदर। हम लाहौर में सड़कें बना रहे हैं, पेशावर में सड़कें बना रहे हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड था हम उसको जो है स्क्वीज कर रहे हैं। जहाँ पे दरख्त थे वो दरख्त, कुछ टिम्बर माफिया है हर इलाके में, कुछ वो काट देते हैं, कुछ हम प्रोटेक्शन नहीं करते, कुछ उन एरियाज में गैसिफिकेशन नहीं है तो वहां पे जो है दरख्त लोग काटते रहते हैं। तो हमने इस इशू को, वैसे शायद खट्टक साहब अभी मैं आखिरी 30 सेकंड लूंगा, अगर हमने इस इशू को मुस्तकिल तौर पे हल करना है तो इस मुल्क के अंदर हम सब ने, हर शहरी ने अपने लिए 4 दरख्त लगाने हैं। मैं अपने लिए अपने इलाके में 4 दरख्त लगाऊं, आप अपने लिए 4 दरख्त लगाएं। 25 करोड़ आवाम जब दरख्त लगाएगी तो ये अरबों दरख्त बन जाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ना, अब आपकी खैबर पख्तूनख्वा की में हुकूमत है जहां पर ये ट्री मंसूबा लगना चाहिए, पूरा मुल्क में लगना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। मैं भी मानसहरा पिछले दिनों मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, वहां 3 लाख पौधे जो कि अब तक अपनी जगहों पर कन्वर्ट जा चुके होने चाहिए थे वो तबाह हो रहे हैं, सिर्फ 21 लाख रुपए के फंड जारी ना होने की वजह से। वो शायद आपके इल्म में हो या बिल्कुल वो इशू है। अब वो इस तरह कमिश्नर ने उनको पेमेंट्स नहीं की थी जो नर्सरीज, और वो 3 साल से पड़े हुए हैं, अब वो पौधे जाया हो रहे हैं। नहीं जाया नहीं हुए, वो वहां पे लगी हुई हैं, उसका इशू जो है वो सेटल हो चुका है। लेकिन आप अगर मनसेरा गए हो, आपने रास्ते में बिलियन ट्री के हजारों दरख्त देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे साथ जाएं, एक प्रोग्राम करते हैं लेकिन कि उन एरियाज जहां पे टिम्बर माफिया ने दरख्त काटे थे, हमारी हुकूमत ने, देखिए दरख्त को उगते कम से कम 25-30 साल लगते हैं। हाँ, जो दरख्त जल्दी उगते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 1.5 साल होगी, जो सफेदा वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन जो चीड़ का, जो मेन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो चीड़ का दरख्त है, उसको उगते 40-45-50 साल लगते हैं, और काट 2 सेकंड में देते हैं, और उगते उसे 40-50 साल लगते हैं, जो वो लॉन्ग टर्म। चलिए कामरान मुर्तजा साहब, आप वैसे इसका क्या हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं, बिलखुसूस जो इस वक्त कराची में चल रहा है? क्या आपके ख्याल में सिर्फ इसका ये जवाब पेश कर देना काफ़ी है कि चूंकि बारिश ज़्यादा हो गई और अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, इस वजह से हो गया? क्या इतना डूब जाना चाहिए शहर को एक बारिश से जितना कराची शहर में हुआ, या हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं? इसकी जिम्मेदार हुकूमतें भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि किस वक्त किसकी हुकूमत थी, और इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं।
हमको जब मौका मिलता है कब्जा करने का, दरियाओं नालों के बेड्स पे कब्जा करने का, हम भी दरेर नहीं करते हैं। इवन हमको आम सड़क पे इंक्रोच करने का मौका मिले गली मोहल्ले में, तो भी हम उसमें दरेर नहीं करते। तो एक तो हमारा अपना भी रवैया है, और फिर इसके अलावा हुकूमतों का भी रवैया। उसमें चाइना कटिंग की इस्तिलाह तो आपने सुनी होगी, उसमें स्पेशली कराची में। तो चाइना कटिंग पहले तो बात जब शुरू में निकली तो समझ में नहीं आ रही थी कि चाइना कटिंग होती क्या है। तो जब इस तरह के मामला हों और जिस मुल्क में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे तो इस तरह के अजाब आएंगे। इनफैक्ट जो है ना, ये कमिटमेंट की बात है, पॉलिटिक्स अदरवाइज भी कमिटमेंट की बात है। फिर अगर आप एनवायरनमेंट को ले लें, वो भी कमिटमेंट की बात है। अगर आप कहें कि इसके ऊपर जो ना पैसे होंगे और फिर दरख्त लगेगी और फिर दरख्तों की हिफाजत होगी, तो जिस तरह से हमारे मुल्क में बाकी काम होते हैं, इस तरह से हिफाजत कभी भी नहीं होगी। ये बच्चों को, जो स्कूलों के, कॉलेजों के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, इनके जिम्मे होना चाहिए। और बाकी जो है इसके कुछ नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, जैसे कब किसी जमाने में एनसीसी के नंबर हुआ करते थे, उसी तरह से जो कोई दरख्त लगाए और पाले, और उसके कुछ नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। और ये बच्चे ये कमिटमेंट के साथ ये करें। जब ये कमिटमेंट शुरू हो जाएगी, लोग शौक से लगाएंगे दरख्त, फिर उसका नतीजा निकलेगा और पूरे मुल्क में माहौल बदली होगा, एनवायरनमेंट बदली होगा। वरना जो है ना, वो आप कहेंगे कि जी फंड्स अवेलेबल नहीं है, फंड्स आएंगे, कुछ मैं खा जाऊंगा, कुछ आप खा जाएंगे, कुछ तीसरा खा जाएगा। नतीजा फिर वही दरख्त मुरझाए हुए होंगे, और उसके बाद कहेंगे कि दरख्त वफात पा गए, मर गए दरख्त, उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हुई। मैं जो है ना खटक साहब को इल्जाम दूंगा, खटक साहब मुझे इल्जाम दे, बस इस तरह से मामला चलता है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा इजाज़ साहब, अभी शायद खटक साहब ये कह रहे थे कि हमारे वहाँ पर 3 मेयर तो हैं, जो कि फारूक सत्तार साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि जी 3 जो है वो टाउन्स पीटीआई के पास भी हैं, जमात इस्लामी के पास भी हैं, तो ये भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन शायद खटक साहब का कहना ये है कि हमारे जो टाउन के जो मेयर्स हैं वो तो बेख्तियार हैं, उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अब सर ये बताइए कि आप कितना ज़िम्मेदार समझते हैं उन जमातों को जो इस वक्त कराची में हुकूमत कर रही हैं? क्योंकि बहरहाल वसीम अख्तर साहब जब हुआ करते थे तो हम ये बहुत मौक़िफ़ सुन चुके हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे। देखिए, ये बहरहाल मेरे भाई हैं, इन्होंने ये फरमाया है, मैं इनको एहतराम के साथ ये जवाब देता हूँ कि रमज़ान में ना एक 30 रोज़ा मेला लगाया था सिंध असेंबली के सामने हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, और उस मेले के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन करने गए थे नासिर शाह साहब के घर पे, वहां बिरयानी तिक्के विक्के खा के एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। और उसके बाद जब हम ये चीखते रहे इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो जमात इस्लामी और पीटीआई कहती थी बस जी ये एमक्यू वाले ऐसी बातें करते हैं। अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो अब कह रहे हैं इख्तियार नहीं है। तो भाई हम तो कह रहे थे ना, इस लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा मत लो, इसमें इख्तियार नहीं है, जिल्लत मुकद्दर बनेगी। लेकिन बहरहाल इख्तियार ना होना एक अलग बात है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये 2 साल से ये चेयरमैन कमरों से बाहर क्यों नहीं आ रहे भाई? ये ना किसी बाजार में नजर आते हैं, ना किसी कचरे के ऊपर नजर आते हैं, ना पत्थरों को उठाने में नजर आते हैं। आज तो बारिश थी तो बड़ा मामला था, इस पे आना चाहिए। अब 40 साल आप सड़कों पे धरने दे दे के सड़ गए, 2 साल से ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो भाई बाहर तो आओ ना, इख्तियार नहीं है, विजिबिलिटी तो दो। अब दूसरी बात कराची की जहां तक है, कराची का मसला पीपल्स पार्टी तो है ही, ये तो कराची की बर्बादी का एक मेजर शेयर फैक्टर है। और 18 साल हुए भी, अभी बात करेंगे आप 18 वही तरमीम की, कहेंगे हमें तो 18 साल हुए, अभी तो एक नस्ल जवान हुई, एक नस्ल मर गई, अभी तुम्हें और 2 नस्लें जवान होने दें, फिर बताएंगे हमारी परफॉर्मेंस क्या है। ये तो 40 साल से सूबे के अंदर तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ज्यादती है। अब प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी को भी साइड पर हटाएं, इस शहर का मसला समझे मेरी बात को। मैंने लिखा भी है, कौमी असेंबली में मैंने ये आवाज भी बुलंद की है, और अक्सर कहता हूं इस शहर का मसला ये कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसे जानते बूझते बर्बाद किया जा रहा है। और मुझे ये देखना है कि इस शहर की बर्बादी में किस शहर का फायदा है, जो शायद पाकिस्तान में वो शहर नहीं है। यानी ऐसा शहर जहां 21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं, जिसमें 6 कंटोनमेंट इदारे हैं क़यादत की ज़ेर निगरानी चलते हैं, 7 फेडरल इदारे हैं, और 7 इसमें सूबाई इदारे हैं। अगर सूबाई की बात कर लूं तो जो किमाड़ी है
उसका मेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, सेंट्रल का मेयर से कोई, तो मेयर पूछ ही नहीं सकता किसी को। मेयर तो कहता मैं तो जी 400 सड़कों का मेयर हूं बस, यानी 12% का। बाकी उसके बाद ये डीएमसी जो टाउन बन गया, फिर 29 चेयरमैन आ गए। अब आप देखें मरे पे 100 दुर्रे, यानी किमाड़ी में 2 चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, एक चेयरमैन जमात इस्लामी का, एक चेयरमैन पीटीआई का। यानी ये कौन सा निजाम है? फिर उसके बाद केपीटी, पोर्ट कासिम, सिविल एविएशन, रेलवे, इसके अलावा और दुनिया भर के इदारे, स्टील मिल, एफसी एरिया, ये किसके अंदर है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर है। फिर उसके बाद फैसल कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, मलीर कंटोनमेंट, ये सारे कंटोन, कराची कंटोनमेंट। ऐसा शहर कहां होता है यार? ऐसे ये शहर तो तबाह करने वाला निजाम है, कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटेड नहीं है। फिर नाअहली अपनी जगह हुकूमत की होती है, जिम्मेदारी हुकूमत की है। 15 लोग मर गए, शहीद हो गए, बिजली से 6 लोग करंट से मर गए। तो ये तो हमारे शहर में मरने की तो ऐसी फैसिलिटी मौजूद है, आप मोबाइल छीनते मर सकते हैं, डंपर के नीचे आके मर सकते हैं, बिजली से मर सकते हैं, गर्मी से मर सकते हैं, पानी हो तो मर सकते हैं, पानी ना हो तो प्यास से मर सकते हैं। तो यहाँ तो बड़ी फैसिलिटी है इस शहर में। सही है भाई साहब, इसमें अब मसला ये है कि ये बिल्कुल सही है। अब 15 हलाकतें अब कल से अभी तक जो वाकयात हुए हैं उसमें हो चुकी हैं, जो बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि इसका किसी के पास हल है भी या नहीं? ये एक तो है ना कि हल है मगर कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं दफ्तरों में, काम नहीं करना चाहते। अगर कोई करना भी चाहे, फर्ज कीजिए, क्या वो कर सकता है? ये नहीं कर, ये नाले खोल सकता है, पानी के रास्ते निकाल सकता है, कोई इसका तरीकाकार मौजूद है? क्योंकि हमने ये देखा बशमूल, यानी आपकी भी मेयर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, और उससे पहले भी आपके पास ये जिम्मेदारी रही है, लेकिन नहीं कर पाए। आप चाहते होंगे क्या करें, लेकिन नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 2002 में नेमतुल्लाह साहब ने, उस जमाने में जब मुशर्रफ साहब थे, अब मुशर्रफ साहब का नाम लूंगा बहुत से लोगों के दौरे पड़ जाएंगे दिल्ली को। मुशर्रफ साहब का जो निजाम था 2001 से 2008 तक, जमात इस्लामी के नाजिम थे नेमतुल्लाह साहब, डिलीवर किया था उन्होंने। मैं ऐसे ही नहीं जमात, मैं तारीफ कर रहा हूँ जमात इस्लामी के नाजिम की। फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने उसको कंटिन्यू किया। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी समेत सारी लीडरशिप निजामत के लिए मर रही थी। एमपी एमएनएशिप छोड़कर कह रहे थे नाजिम बना दो। तो उसके बाद जब ये निजाम आया तो एमपी एमएनएशिप अपने छोटे भाइयों को, निजामत छोटे भाइयों को पकड़ा के सब दोबारा ईमानों में घुस गए। तो आप ये ना समझे, उसमें बड़ा काम हुआ। 56 साल तारीख में कराची में 8 साल में काम हुआ जो नेमतुल्लाह साहब और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने दिन रात एक काम किया। अब जब निजाम नहीं है, फिर आप बात कर रहे हैं शहर में, मैंने तो आपको एक मसला बताया, आप कह रहे हैं मसला कैसे हल होगा? भाई मसला वजीर आजम कर सकती है। जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम की सूरत में हम कराची वाले भुगत रहे हैं। हम 18वीं तरमीम पे साइन किया था कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की अलामत होंगे। हमें क्या पता था कि मजबूत सूबा मजबूत माशी हब कराची की तबाही की अलामत होगा। तो अब फिर यहाँ मसला और है, पीडीए में है मशीन नहीं है, नेवी से चाहिए मशीनरी, अफवाज पाकिस्तान से मदद चाहिए कि नाले में गाड़ी गिर गई है, हमारे रेंजर्स या अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान नेवी हेल्प करें। ये पाकिस्तान नेवी अगर प्रोक्योरमेंट कर रही है पंप्स की, पाकिस्तान नेवी अवार्ड के तहत अगर एक बड़ा शेयर सूबों को मिल जाता है तो फिर वो पैसे जाते कहाँ हैं? ये फिर अपने तौर पर साहब एक सवाल है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो सारे इख्तियारात, पैसे, वसाइल सब सूबों के पास आ गए। तो मैं, अगर आप इजाजत दें, खालिद साहब आप शायद मजीद बात करना चाह रहे हैं, मगर शायद खट्टक साहब भी इस पर कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे थे, शायद वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहें, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस आता हूं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप मुख्तसरन शायद खट्टक साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं खालिद साहब की बातों को तो कर दें, फिर मैं जरा वो एक और इशू पे आना चाह रहा हूँ, ताकि इशूज पे मैं कराची पे आना चाहता हूँ। पहले ये कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में आपको अगर याद होगा कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को घसीटा गया, नहीं जी, फॉर्म 47 9 मई के बाद लोकल बॉडी का कुछ था, मैं एग्जैक्ट इवेंट तो भूल गया, हमारे लोगों को जिस तरह घसीटा गया और मेयर को बनाया गया। नंबर 2 कराची में जो फॉर्म 47 दिन दहाड़े बनाए गए, पूरी कराची की आवाम उसको उनको पता है कि वहाँ पे एक्चुअल जीतने वाले कौन थे। तहरीक इंसाफ सारी की सारी सीटें वहाँ से जीत चुकी थी, क्लीन स्वीप था तहरीक इंसाफ का। लेकिन फिर 9 फरवरी को जिस तरीके से कराची के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया दीगर मुल्क की तरह, लेकिन कराची में बिल्कुल हमारा सफाया किया गया। एक भी मेंबर इस वक्त कराची से हमारा नहीं है। सबसे पॉपुलर जमात है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में।
और एमक्यूएम जो है ये भूल जाती है कि ये हुकूमत का हिस्सा है। ये पीडीएम का भी हिस्सा थी, उससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में भी हुकूमत का हिस्सा थी, आज भी हुकूमत का हिस्सा है। जिनके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं उन्हीं के ऊपर तनकीद करते हैं। इधर आप टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते तो जाएं उस वज़ीर आज़म को से बात करें जो वज़ीर आज़म आपके वोट से बना है। यहाँ पे क्या कौमी असम्बली में इनके मिनिस्टर्स नहीं है? क्या ये इत्तेहाद में नहीं है? तीनों हुकूमतों में ये रहे कॉमन। एक पार्टी जो कॉमन रही है वो एमक्यूएम है, हमारे दौरे हुकूमत में भी, पीडीएम 1 की हुकूमत में भी, अब पीडीएम 2 की हुकूमत में भी आज ये इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के सामने तो यूं मुंह नहीं खोलते, कराची की नुमाइंदगी तो उधर नहीं करते। हाँ, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 3 4 5 डायलॉग हो तो वो मार लेते हैं। सही है। चलिए, अब आपने कहा कि हमारा सफाया कराची से कर दिया गया, अब पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ इस किस्म किया कि आप सीटें खो रहे हैं और वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इवन कि अपोजिशन लीडर भी आपके जो हैं वो अपनी सीट खो चुके हैं और वहाँ पर नए अपोजिशन लीडर का भी इंतखाब होना है। अब इसमें सलमान राजा साहब ने कहा कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बात पर तो आपकी जमात मौलाना फजल रहमान साहब भी वाज़े कर चुके हैं कि अपोजिशन लीडर PTI का इस्तेहकाक है। अब महमूद अचकज़ई साहब के नाम पर आपकी जमात का भी इत्तफाक होगा? देखिए, उनको हमारे लिए बहुत मोहतरम है महमूद खान अचकज़ई साहब, और अगर कोई एक मेजॉरिटी पार्टी अगर ये चाहती है कि उनका अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तो हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? जब ये हक है PTI का, तो PTI अपने हक को या अपनी सूरत में इस्तेमाल करे या किसी और की सूरत में। हम मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा कोई ऐसा वो नहीं होगा। हमारे लिए मोहतरम है वो वैसे भी, और मेरा ख्याल है कि अच्छे अंदाज में चला पाएंगे वो अपोजिशन को, सबको मिलजुल के साथ लेके चल पाएंगे। इससे पहले यकीनन हमको ये गिला था और गिला है कि जो भी अपोजिशन लीडर थे सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, वो अपोजिशन लीडर कम, पार्लिमानी लीडर ज्यादा थे। आप सिर्फ अपनी पार्टी का इंटरेस्ट वॉच करते थे, बाकी साथियों को साथ लेके नहीं चलते थे। तो अल्लाह करे कि ये जो है सब पे इंटरेस्ट वॉच करें और सबको साथ लेके चलें। इसी में जो है तो हालिया जो मुलाकातें नहीं हैं PTI के लोगों की मौलाना के साथ, उसमें ये नाम क्या ज़ेर गौर आया था? इस पे बात हुई थी सर? नहीं, इस बात में मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं हुआ था। वैसे कुछ मतलब वो दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं। उस दिन नेशनल असम्बली में मौलाना साहब ने जब स्पीच की है एंटी टेररिज्म एक्ट वाले, उसमें उसके बाद मैं था गैलरी में बैठा हुआ था, फिर उसके बाद हम आ गए लॉबी में आ गए, तो उसमें भी कुछ मुलाकातें हुई थी। बाद में फिर असद कैसर साहब की शायद मुलाकात हुई है, एक से ज़्यादा दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। तो कुछ बात मजीद आगे वो है। हम तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि हमने बिल्कुल जो है ना बात भी नहीं करनी है, या इशू बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स भी आपके साथ मिलजुल के नहीं करते। हमारा गिला ये है कि जब इशू आता है तो आप किधर चले जाते हैं, उस वक्त तो आप जो है ना वो सिर्फ अपने जो है ना उसके अंदर चले जाते हैं, पार्टी के अंदर। जब आप अपनी पार्टी के अंदर चले जाते हैं तो आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, यकीनन है, वो आपका हक है। मसलन आपका इशारा किन इश्यूज की तरफ है सर, कि जब PTI आप तनहा छोड़ के JUI को अलग हो गई? वो नहीं, ये इसके अलावा भी हर इशू पे ना, अब देखिए, अब जैसे फर्ज कर लीजिए ये कल वाला इजलास था सेनेट का, तो अगर तो कोई अपोजिशन लीडर है तो हमको अपोजिशन लीडर को तमाम अपोजिशन को बिठाना चाहिए। अपोजिशन में जो लोग भी हैं उनको उनके साथ जो है ना मुशावरत करनी चाहिए, उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये मुशावरत करते हैं, सिर्फ PTI के साथ मुशावरत करते हैं, वो ठीक है, वो आपका हक है। फिर आप PTI को जो है ना आप वो करिए, हमारा जिस तरह से हमारा भी हक है कि हम जिस तरह से आगे चलना चाहिए। तो हर इशू पे इसी तरह से हुआ है, कमेटियों के बनने पे इसी तरह से हुआ है, जो नॉमिनेशंस होती हैं अपोजिशन की तरफ से उन पे इसी तरह से हुआ है। तो हम कहते हैं ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी है, आप उसको इन मामला को बिल्डोज कर सकते हैं, मगर इसके अगर आपको फायदे हैं तो शायद मुमकिन है किसी जगह पे आपको नुकसान भी हो इसका। सही, बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब, क्या आप भी बतौर हुकूमती जमात ये समझते हैं कि अपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का है, वो जिसका भी नाम दे उसी को अपोजिशन लीडर होना चाहिए? देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये जाहिर है 3 अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि गवर्नमेंट के बाद जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होगी उसका अपोजिशन लीडर आएगा, और PTI का ये राइट है। लेकिन गुजारिश है कि ये हक जल्दी इस्तेमाल कर लें। पिछली बार भी बड़ी ताखिर हुई थी
और अपोजिशन लीडर जो भी आए, और गुजारिश ये होगी कि ज़ाहिर है मैं कौमी असम्बली में हूँ तो अपोजिशन लीडर मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, तो वो कम से कम आवाम की बात करें। 804 से शुरू होकर 408 पे नहीं ख़त्म हो, इसके अलावा आवाम की भी बात करें, आवाम के मसाइल की बात करें, कानून साजी में हिस्सा लें और कोशिश करेंगे एक संजीदा किस्म का अपोजिशन लीडर, संजीदा रवैया इख्तियार करें। माजी के जो अपोजिशन लीडर थे, मैं तो बड़ा, क्योंकि सिंध में अपोजिशन लीडर रहा हूँ, मैं तो उन्हें देख के बड़ा मायूस हुआ कि मैं तो उन्हें चंद ही बार मिला था, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो उन्होंने तो ना अपनी जमात का हक अदा किया, ना अपना हक अदा किया, ना आवाम का हक अदा किया। तो सिर्फ हल्ला गुल्ला, बैनर बाजे और बिल फाड़ देना, ये सब जो है ना, ये कौमी असम्बली की संजीदा फोरम है। तो जो भी आए, हमारी दुआ है कि कोई संजीदा शख्स आए जो कि हुकूमत और वजीर आजम, ख़ास तौर पर वजीर आजम के साथ उसका बहुत सारी जगहों पर लाइजन होगा, बहुत सारे मुज़ाकरात होंगे, तो अवाम के मफादात में वो फैसला करें। पर इत्तफाक़ राय पैदा करना है। लेकिन आपके ख्याल में फिर महमूद अजहर साहब का इंतखाब एक अच्छा इंतखाब तो है ना? PTI कभी भी नहीं बनाएगी इनको, कभी भी नहीं बनाएगी, लिख लें आप। शाहिद खट्टर साहब वो कह रहे हैं आप लिख लें कि ये सिर्फ नाम आया, आप उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर लाएंगे नहीं? साहब जो बुनियादी सवाल आपका होना चाहिए था कि उमर अयूब ने क्या जुर्म किया कि उसको नाअहल किया गया? अपोजिशन लीडर था। कभी आपने तारीख में सुना है कि अपोजिशन लीडर को नाअहल किया गया है? इस मुल्क में हमने वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होते देखे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर कभी ईवान से बाहर हमने निकलती नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं 9 मई के जुर्म में उनको सजा हुई है। अभी 9 मई की जुर्म में क्या उमर अयूब फैसलाबाद में मौजूद था? देखिए ये गलत रिवायत डाल रहे हैं इस मुल्क में, और ये कहते हैं कि जी असम्बली में कोई संजीदा गुफ्तगू हो। देखिए असम्बली तब पावरफुल होती है जब वो अवाम के वोटों से जीत के आए। फॉर्म 47 वाले लोग ना बैठो असम्बली में, जाली मैंडेट से आके। देखिए असम्बली भी एक इमारत है, जिस तरह हम इस इमारत में बैठे हैं उसी तरह वो भी एक इमारत है। आपने इस असम्बली को तस्लीम तो कर लिया ना सर, आपने तस्लीम किया है, आप उसका हिस्सा हैं, आप उसमें कमेटियों में बैठे हैं। हम तो हमारा मुकाबला तो अपोजिशन लीडरशिप के लिए नहीं है, हमारा मुकाबला तो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना था। जो पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को इत्तेफाक के साथ एक लीडर इमरान खान को चारों सूबे ने वोट दिया, इत्तेफाक के साथ दिया, पूरे मुल्क ने इत्तेफाक किया। फिर आपने देखा कि दिन दिहाड़े मीडिया के ऊपर आप खुद दिखा रहे थे रिजल्ट्स, आपने खुद भी कोई स्पेशल ट्रांसमिशन की होगी उस दिन, आप रात को क्या रिजल्ट थे, सुबह को क्या रिजल्ट थे। देखिए ईवान तब मजबूत होता है जब ईवान के साथ अवाम की ताकत हो। अवाम की ताकत क्या है? वोट की ताकत है। तो जब आपके पास वोट की ताकत ना हो, पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, कभी 26वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें जजेस को मैनेज करें। देखिए ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। 3 अपोजिशन लीडर, सेनेट का शिबली फराज, कौमी असम्बली का, पंजाब असम्बली का, तीनों को फारिग कर दो। और बहस मीडिया में क्या चल रही है कि जी अचकजई को बना दे, शाहिद खट्टर को बना दे, असदुल्ला खान को बना दे। बस ये होनी चाहिए कि उनको निकाला क्यों, इससे जमहूरियत कमजोर होगी। लेकिन चलिए अब आप नए अपोजिशन लीडर के नाम पर गौर तो कर रहे हैं ना, वो आप आगे तो बढ़ गए ना। सलमान अकरम राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैंने भी आज जो अली साहब की जो मुलाकात हुई, मैंने उनसे, बल्कि मैं रात को नईम पंजोता के साथ मेरी बात हुई जब वो अडियाला से वापस आए, मैं भी पेशावर से पहुंच गया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एग्जैक्ट खान ने बताया, जो क्योंकि वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि अगर उमर अयूब, शिबली फराज और उनको अदालत रिलीफ के बाद कोई ऐसी सिचुएशन बनती है और मेरे साथ मुलाकातें महदूद करती है, तो ये मेरी डायरेक्शन है। अभी तो अदालत में स्टे है पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के, उसके ऊपर फिलहाल तो कोई नहीं बन सकता। अल्लाह करे कि उमर अयूब साहब वापस आ जाएं, और इसी तरह शिबली फराज के सीट के ऊपर भी स्टे है। तो अभी इशू तो लिटिगेशन में है। हाँ, आपको पता है कि इमरान खान साहब को बड़ा महदूद कर दिया गया है, उनकी मुलाकातें बड़े महदूद है, तो उन्होंने उस हवाले से कोई डायरेक्शन दी है। अभी तो फिलहाल उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और बच्चर साहब जो है फिलहाल तो वो मौजूद है उधर। और रही बात ज़िमनी इलेक्शंस की, आप बार बार ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। देखिए ज़िमनी इलेक्शन तो तब होगा जब हमारे जो मेंबर्स हैं वो तमाम कोर्ट्स उनको डिस्क्वालीफाई कर दे। अभी तो हमने हाई कोर्ट्स जाना है, हाई कोर्ट्स के बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। हमें उम्मीद है कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर इन तमाम मेंबरान को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जो नहीं, लेकिन अभी आज 3 नए हलकों का अभी मैं और आप जज हो गए, मैं वकील हो गया। गुल साहबा के हलके का भी जारी हो गया। साहिबा डीजे खान में थी, वो नहीं थी फैसलाबाद में। वो तो आप कह रहे हैं ना, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो मगर शेड्यूल जारी कर दिया ना। देखिए इलेक्शन कमीशन
हमारी शेड्यूल को रोकेगा, हमारी बारी अदालत रोकेगी। हमारी बारी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि इनको मखसूस नशिस्तों दे दे, इनको पीटीआई ज्वाइन करने दे, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन बड़े ख्वाब गफलत में सोया हुआ था। और हमारे मामले में रातों रात जी नोटिफिकेशन निकाल दो जिधर इलेक्शन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना हुआ है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला आया, 90 दिन में इंतखाबात कराओ, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के लिए जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उसके लिए आप नाम तो दें। तो लेटर लिखा, चलिए कोई नाम तो देना। नहीं, लेटर लिखा था अपोजिशन लीडर ऑफ, और लेटर लिखा था, उसका जवाब नहीं आया। नहीं, तो वो तो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि हमने कहा कि जी आए मुशावरत करें, बिल्कुल, लेकिन तो आप नाम प्रपोज कर दीजिए। नहीं तो हम ऐसे वैसे प्रपोज कर दें, नाम तो टेबल के ऊपर जब आएंगे ना। हमारे साथ अपोजिशन है अभी जो मौलाना जुयाई की हमारे से गिला है। देखिए इन इश्यूज में हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन पार्टीज को अपने साथ में लाएं, उनके साथ भी डिस्कस करें, उनसे भी राय लें। ठीक है, जो सीरियस। चलिए दो चीजों पर मैं कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी राय चाहता हूं। एक तो ये कि जो इलेक्शन शेड्यूल आज भी जारी हुआ है 3 हलकों का, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन कानून के ऐन मुताबिक ये शेड्यूल जारी कर रहा है? ऐसा है कि अब राइटली या रॉन्गली इस बहस में पड़े बगैर जना ये डी-सीटिंग हो गई। डी-सीटिंग हो गई तो उसके नतीजे में जो है, अब फर्स्ट करिए कि इलेक्शन शेड्यूल अगर जारी हुआ है, डी-सीटिंग तो उन्होंने कर दी ना, तो वो शेड्यूल को स्टे करने के लिए इनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अदरवाइज जो है वो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। इसमें बेहतर यह है कि शेड्यूल को जाके स्टे करवाएं। और मगर सर उसमें भी केस का दिक्कत होती है जी। कामरान साहब, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसमें रजिस्ट्रार की तरफ से कहा गया कि आप पहले सरेंडर करेंगे तो आपकी अपील फिक्स होगी। अब इसमें बैरिस्टर अली गौहर साहब का कहना यह था कि नहीं, पहले आप अपील फिक्स करते हैं तो मुलजिम आके सरेंडर करता है और फिर अदालत का इख्तियार है कि वो जमानत दे या गिरफ्तारी का हुक्म दे दे। उसमें सरेंडर करना जरूरी है क्रिमिनल साइड पे। उसमें अगर आप सरेंडर नहीं करते, सजा के बाद सजा गलत हो सकती है, सजा दुरुस्त हो सकती है। मगर अगर सरेंडर नहीं करते, फुजिटिव हैं लॉ के, तो फिर दिन जो है ना वो आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं रहती है। तो उसमें सरेंडर करना ज़रूरी है। उसमें साथ रिक्वेस्ट करिए उसमें इस बात की कि मुझे बेल ग्रांट कर दी जाए। उसमें रीजंस जो है ना वो एक नहीं 1000 से ज़ायद हो सकती हैं, मगर जो है ना सरेंडर करना ज़रूरी है। अगर जितना आप कोर्ट से अवॉइड करेंगे या इस तरह से ऑब्जेक्शन में पड़ी रहेंगी मैचेस, तो फिर आपके लिए जो है ना मसाइल बनेंगे। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप लड़ना है तो फिर उसका प्रॉपर तरीका है लड़ने का। लड़ने का तरीका ये नहीं है कि कोर्ट से भागना भी है और कोर्ट से जो रिलीफ भी मांगना है। कोर्ट के बारे में एक तो ओपिनियन जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा लाउड ओपिनियन देते हैं पीटीआई के दोस्त, वो उनको ये बंद कर देना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आपको फिर जो है रिलीफ यहीं से चाहिए। अगर मेरे बारे में कहेंगे आपके कामरान साहब अच्छा आदमी नहीं है और उसके बाद आपको अगर कामरान साहब से पड़ गया, तो फिर एक नेचुरल है कि कामरान साहब जो है ना वो डिस्क्रिप्शन कम से कम आपके हवाले नहीं करेगा। तो इसकी बेहतर ये है कि आप जरा कंट्रोल करिए अपने आप। सही है, बिल्कुल सही है। मगर इसमें एक और सवाल ये भी है कि अगर जैसे शायद खट्टर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर ने खत लिखा था कि आइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जो कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के लिए नए नाम पर इत्तफाक करें, आइए इस सिलसिले में बैठते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ख्वाजा इजहार साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर को इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिस्पॉन्ड ना किया जाना, क्या ये लॉफुल चीज़ है? वरना तो मुशावरत होनी चाहिए, और अगर मुशावरत नहीं हो रही तो फिर अपोजिशन लीडर क्या अदालत में जाएं, क्या करें? कैसे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा जो जनवरी से ड्यू हुआ है? देखिए, मसला ये है कि आपको एक कंड्यूसिव और एक आपको कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट बनाना है। कई बार ऐसा हुआ है, अब मैंने तो खुद देखा है, स्पीकर आपको इजाजत देते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हैं और आधा पौना घंटा वो तारीखी वाकया सुनाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आते हैं असेंबली, तब बदतमीजी शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं, बेहूदगी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि गालम गुफ्तार भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह खवातीन हैं, उनका एहतराम का कोई लिहाज नहीं होता। आप ऐसा माहौल बनाए, मैंने कहा था ना,
संजीदा कोई अगर अपोजिशन लीडर, भाई मैं रहा हूं ना 5 साल अपोजिशन लीडर रहा हूं, मुझे पता है जिम्मेदारी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनली अपना किरदार भी कॉन्स्टिट्यूशन रखे ना। बिल आता है, पढ़े बगैर फाड़ के फेंक दिया जाता है, और ऐसे लोग हैं जॉगर जीन्स पहनकर असेंबली आते हैं। यानी ये कोई असेंबली के कोई डेकोरम होता है? कोई जॉगिंग करता हुआ आ गया जॉगर पहन के, कोई टी शर्ट पहन के आ गया, कोई जीन्स पहनकर आ गया, कोई बाजे लेकर आ गया, झंडे लेकर आ गया, और अब आप कहें प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करे। बिल्कुल करे प्राइम मिनिस्टर बात, लेकिन आप कम से कम बात करने वाला कोई चेहरा तो लेके जाएं, बुर्दबारी से बात करें। लेटर लिख दिया जी, लेटर लिखते ना लेटर। आप जब आपकी तरफ से कोई पेशरफ्त मजबूत नहीं होगी, कंसल्टेशन नहीं होगी, आपकी तरफ से ये इंडिया ना हो कि आप जाते ही बदतमीजी शुरू करें, या जाते ही वहां पर महफिल के अंदर जो आदाब अतवार, नहीं, पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई नहीं है ना हाउस। जब पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल रहेगा, ठीक है डायक्रम, आप कहते हैं कि कोई माहौल भी तो बनाएं ताकि कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सके, ये आपका आर्गूमेंट है। एक और चीज़ जो आज बैरिस्टर गौहर के हवाले से मैंने शुरू में बात की कि बड़ा उनका एक बयान ज़ेर बहस रहा, मैं आपको सुनवा देता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, 9 मई की उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हमारी भी गलतियां हैं। अब शाहिद खट्टक साहब, इस पर तनकीद ये हो रही है कि ये आपकी पार्टी के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके नुक्ता नज़र से मुतसादिम है। वो ये समझते हैं कि ये इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और बैरिस्टर गौहर एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमारी गलतियाँ हैं, हम फरिश्ते नहीं थे। 9 मई देखिए, 9 मई हमारा भी यही है कि 9 मई की फेयर इन्वेस्टिगेशन करें कि इसमें जो मुलव्वस है। हम तो बार बार कह रहे थे कि जी तहकीकात करें। इमरान खान साहब बार बार एक चीज कह रहे थे कि 9 मई करने से हमें फायदा क्या हुआ। 9 मई ना हुए हमारे ऊपर क़यामत जैसे, ये तो बाद में पता चला ना कि क़यामत हो गई। देखिए पहले तो आपकी कोशिश इनकलाब लाने की थी। नहीं देखिए, 9 मई को इमरान खान साहब किधर थे? किधर थे? किधर थे? इमरान खान साहब तो चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जब गिरफ्तार हो गए। उससे पहले कुछ हुआ था? कोई प्रोटेस्ट था? अरेस्ट हुए ना, उनको लेके गए। इसमें इमरान खान साहब का क्या रोल हो सकता है? नहीं, मगर उन पे इल्जाम यह है कि उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर गिरफ्तारी होगी, अगर ये 9 मई को तो इस तरह का एहतजाज होगा। नहीं, अगर 9 मई को ना गिरफ्तार करते तो आप देखते कुछ भी ना होता। 11 मई को भी अगर किसी और दिन गिरफ्तारी हो जाती तो किसी और दिन एग्जीक्यूट हो जाता। होता ना प्लान, तो मतलब इल्जाम ये कि प्लान ये था। हम ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्लान किया गया था, ये हमारे खिलाफ साजिश थी एक्चुअली। तहरीक लेकिन बैरिस्टर गौहर ये नहीं मान रहे ना, यही तो फर्क है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमारी गलतियां थी, हमसे गलती हुई। अभी प्रोटेस्ट के अंदर हम लोगों को मना कर रहे हैं कि जो उस तरफ ना जाएं। आप यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट उठा के देख लें। अच्छा, दूसरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है? की थी ना? किसका नाम लिया था? नहीं, मगर मेरा सवाल आपसे ये है ना, नाम किसका लिया था? गौहर का नुक्ता नजर क्या मुख्तलिफ है या नहीं है? पहले मेरे जिन लोगों के नाम लिए थे उन्होंने तो माफी मांग ली ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा, इसका मतलब ये कि वो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जो उसने की थी, वो गलत थी। उसने झूठ बोला था कि 175 कॉल आई थी, 275 कॉल आई थी। मुराद राज का नाम था उसमें। इसी तरह फैसलाबाद में फरोह हबीब, उस वक्त पीटीआई को तो फरोह हबीब ही लीड कर रहा था फैसलाबाद में, उसको बरी कर दिया, बाकी बेचारों को नाहिल कर दिया। हमें दर्जा जो उस वक्त था भी नहीं, ठीक है, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरा यही तो सवाल है कि बैरिस्टर गौहर का नुक्ता नजर मगर मुख्तलिफ है। मैं आपको तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर, बिल्कुल इमरान खान साहब का नुक्ता नजर। देखिए, 9 मई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद खट्टक साहब, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, ख्वाजा एजाज साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।